नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये अपने आप में वैसे तो अलग से चैप्टर है, अपनी जो ईएमएफ की शीट है उसी में इसके सवाल है। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के लिए है, एडवांस के लिए नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसको पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा टफ सवाल अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन के जो लेवल के सवाल हैं उनसे हमारा काम बन जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर मान लीजिए ज़्यादा सवाल करने हो तो ये एचसीवी के अंदर चैप्टर नंबर 37 है, तो उसमें से भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि सारे के सारे सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, इसलिए मेरे ख्याल से आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर अच्छा है, बल्कि मैं तो सोचता था कि इस तरह का चैप्टर अगर एडवांस में भी हो तो बच्चे को और भी सोचने समझने के लिए और कुछ चीज़ें सीख सकता था। बट ठीक है बेटा, चैप्टर एडवांस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन में है, तो बच्चे का और टीचर का दोनों का इंटरेस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पर ही ज़्यादा रहता है। बट स्टिल आई विल ट्राई सम हाउ कि है ना आप लोग थोड़ी बहुत लॉजिक में भी इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक है, तो चलिए, द चैप्टर्स नेम इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, इस बात की हम स्टडी करेंगे। इस बात को हम एक हल्का सा एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। एक मिनट, हाँ, हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसमें बीचों बीच न्यूक्लियस है, जिसके पास चार्ज है, न्यूक्लियस के पास चार्ज है Ze। Z इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं कि वो nth ऑर्बिट के अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस तरह से एक इफेक्टिव करंट है, इस तरह से एक इफेक्टिव करंट है। और अगर करंट ऐसे हैं, वी नो इट वेरी वेल, इस अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण इस तरह से कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोगों ने इस तरह से याद कर रखा था, आई थिंक दैट इज Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। वी कैन से दैट कि चार्ज इज बेसिकली -E/2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। इतना आपने हल्का फुल्का शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ रखा होगा कि nth ऑर्बिट के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल से आता है NH/2π, दैट इज NH/2π। ये हमारे पास आ गया डायपोल मोमेंट की वैल्यू, माइनस साइन हटा दीजिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था। ये हमारे पास आ गया डायपोल मोमेंट। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम हो और ग्राउंड स्टेट पे हो, बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे रिवॉल्व कर रहा हो, ग्राउंड स्टेट मतलब n=1, तो दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। उस केस में आपका जो डायपोल मोमेंट आएगा उसको हम m0 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए n की वैल्यू को हम 1 रख देंगे। इसको 1 रखते हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू EH/4m²। इट इज ऑल्सो नोन एज बोर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास एक तरह से हाइड्रोजन लाइक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट की बेसिक यूनिट है। अब n=2 पर जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसका डबल होगा, n=3 पर जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा, n=4 पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसका 4 टाइम्स होगा। एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरह से रिवॉल्व करने के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस तरह से है।
इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पर अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है उसका हमने नाम निकाल दिया बोर मैग्नेटॉन। और n=3 पर, n=4 पर, n=5 पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होंगे वो हमारे इस m0 के इंटीग्रल मल्टीपल्स ही होंगे। जैसे n=2 पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हमारे इस बोर मैग्नेटॉन, बड़ा यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आप कह सकते हो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। ऐसे मान लीजिए कि n=3 पर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 3 टाइम्स आपका बोर मैग्नेटॉन होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, और उसमें अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो n टाइम्स बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। तो बोर मैग्नेटॉन जो है वो एक तरह से बेसिक यूनिट है, वो भी तब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 में रिवॉल्व कर रहा हो। आई थिंक इट्स फेयर इनफ। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करना है वो भी अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह क्रिएट कर सकता है। एक बात और, मान लीजिए कि आपके पास बीचों बीच इस तरह से न्यूक्लियस है, लेट्स से न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, और इस तरह से उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भाग रहा है देन वी नो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भाग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई करंट है। इलेक्ट्रॉन का अगर रोटेशन ऐसे है तो वी नो दैट कि इफेक्टिव करंट ऐसे है। हमें तो ये इफेक्टिव करंट भी लिखना आता है। बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखना आता है। क्यू चार्ज रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, और उसको पूरा टाइम लगता है डिवाइड बाई टी। टी की जगह आप ये भी लिख सकते हो दैट इज 2πr/v। खैर इसकी जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ वो लिख दिया है। जैसे ही करंट यूं आ गया, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसे, तो करंट आ गया ऐसे। इस तरह से करंट है, करंट कैरिंग लूप टाइप है। जो करंट कैरिंग लूप टाइप है उसमें जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा कीजिए, उस तरफ उंगलियां कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया ऐसे। तो आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो इफेक्टिवली करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, और अगर करंट ऐसे ऐसे आ रहा है इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, और इसी तरह से इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी नीचे की तरफ, एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस। ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होंगी, इसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे क्रिएट हो, इस तरह से मैग्नेटिक। तो अगर कोई इकलौता इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आएगा। तो किसी भी एटम के अंदर इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हमने देखा कि इट विल बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड वी कैन से दैट कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकती है, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे वो मोर और लेस ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। एक बात और, मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं इसके अंदर, वो ये है कि यार हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन, अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लॉन्ग ऐसे ऐसे भाग रहा है, इसके अलावा उसका एक स्पिन के कारण भी डायपोल मोमेंट होता है। हालांकि हमें उसको बहुत डिटेल में नहीं देखना, हो सकता है कि अभी केमिस्ट्री वगैरह में कभी काम भी आए, मैं तो सिर्फ वो सब लिखा रहा हूं उस बात को। अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और उसकी वैल्यू बड़ा रफली 9.285 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला।
9.285 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होती है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण है, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में रिवॉल्व करने के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमने इस तरह से निकाल ही ली। इसकी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी, बट फिर भी कभी न कभी किसी ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर मेंस वगैरह में आ जाए कि बताइए कि स्पिन के कारण क्या कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, और उसकी वैल्यू रफली 9.285 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होती है। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, अब अगली बात सुनना बेटा, हमारे जो मैटर्स होते हैं उनको हम और डिस्कस करेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट मैं यहां पर ना कुछ बातें एक बार शुरुआत में बताना चाह रहा हूं, उनको हम और डिटेल में आगे देखते रहेंगे। पहले एक छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, ये बड़ा मान लीजिए कोई ना कोई सब्सटेंस है, इसमें ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, और इस अकेले एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। सर जीरो कैसे हो गया? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम पॉसिबल डायरेक्शंस में रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो पेयर बनाकर एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। और अगर इस तरह से पेयर बनाकर अगर एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को अगर कैंसिल कर देंगे तो एक अकेले एटम का जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आ सकता है। तो उस केस में हर एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा, हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, और सारे के सारे एटम्स का डायपोल मोमेंट अगर ऐड करोगे तो जो टोटल डायपोल मोमेंट आएगा बेटा वो भी जीरो आएगा। अब हर एटम के हर इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट था, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे, और उनके डायपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट होकर जीरो हो गए, और उनके कैंसिल आउट होकर जीरो होने के कारण हर एटम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। और जब हर एटम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, उन सब का अगर मैं सम भी करूंगा तो अगेन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एंटायर सिस्टम भी क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर डायपोल मोमेंट्स ही नहीं है तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसी की बजाय मैं एक केस और ले रहा हूं, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, और ऐसा सब्सटेंस है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन है उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, और कैंसिल नहीं हो रहा तो इसमें जो इकलौता एटम है उसके पास भी हल्का फुल्का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एटम है, अकेला एटम है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन किसी का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो किसी का इस डायरेक्शन में है, किसी का ऐसे है बेटा, किसी का ऐसे है, किसी का यूं है, किसी का इस तरह से है, किसी का इस तरह से है, किसी का इस तरह से, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, रैंडमली अरेंज्ड है। किसी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूं है बेटा, किसी का यूं है, किसी का यूं है, सारी की सारी जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल रैंडम है इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। एंड वी नो दैट कि अगर विदाउट गिविंग प्रेफरेंस ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है और हर एटम के पास खुद का इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ने किसी डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर रखा, तो जितने एटम ऐसे होंगे जिनके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर होंगे, बाय प्रोबेबिलिटी उतने ही एटम ऐसे भी होंगे जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर की तरफ होगा। अगर किसी भी डायरेक्शन को अगर प्रेफरेंस नहीं दे रखा है तो जितने एटम्स के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर होगा उतने ही एटम्स के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम का अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालूंगा तो वी नो दैट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैं इन सबको अगर ऐड करूंगा तो हमारा नेट पूरे के पूरे सिस्टम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा दैट कम्स आउट टू बी जीरो। पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आपका जीरो आ जाएगा, और फिर भी अगर जीरो आ गया तो आपका इस रीजन के अंदर फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। आपने देखा दोनों में अंतर क्या है? इसमें हर एटम का
मैग्नेटिक डायपोलमेंट जीरो था, क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर बनाकर एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो हमने निकाले थे वो कैंसिल कर दिए, और उस कारण से एटम की इंडिविजुअल एटम के पास भी मैग्नेटिक डायपोलमेंट था ही नहीं। इंडिविजुअल एटम के पास ही नहीं था, तो हर एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट जीरो, तो पूरे पूरे सब्सटेंस का भी जीरो। यहां पर हर एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट था, लेकिन हुआ क्या कि नेट हर एटम के पास था, लेकिन इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जितने भी एटम्स थे वो रैंडमली पॉसिबल हर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्रिएट करते गए। और अगर मैं उन सबको ऐड करता हूं तो ऑफ कोर्स अगर किसी भी डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर रखा है तो उन सब का जोड़ बड़ा क्या आएगा, जीरो। तो दोनों ही केस में जो नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट है वो आपके जीरो आ गया। तो ये दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं, इनको हम थ्योरेटिकली इस तरह जज कर सकते हैं, बाकी हम धीरे धीरे इस बात को और देखते हैं। आई होप बड़ा गल बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वैसे बहुत ही बड़ी हेडिंग है ये, इस पर पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है। इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस पर हमारे आगे के सारे काम होंगे। तो ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इतना ही पढ़ाएंगे, इस पर पूरा का पूरा अगला चैप्टर है। यहाँ पर सिर्फ मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो इस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, इट इज लेट से एक करंट तो नहीं है, शुरुआत में करंट नहीं है, कंडक्टिंग वायर है। करंट आना चाहे तो आ सकता है, कंडक्टिंग है, ये मान लेना, ठीक। ये आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, फेयर इनफ। मैंने क्या किया कि मैं इस वायर के पास में एक मैग्नेट लेके आया, ऐसी बार मैग्नेट लेके आया जिसका यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल। जैसे यहां पर मैग्नेट लेके आया, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, तो इस लूप में से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। फैराडेज लॉ ये कहता है, या फिर इसका एक एक्सटेंशन है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, लेंज लॉ। वो ये कहता है कि किसी कंडक्टिंग लूप से अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये कंडक्टिंग लूप कोशिश करेगा फ्लक्स को घटाने की। क्या कोशिश करेगा? घटाने की। सोचो, जब ये मैग्नेट यहां पर नहीं थी तब इस लूप में से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं गुजर रहा था। जैसे मैंने मैग्नेट लाकर यहां पर रख दी, इसमें से फ्लक्स गुजरने लग गया, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने लग गया। फैराडेज लॉ ये कहता है कि हमेशा ये जो फ्लक्स का बढ़ना है इसको अपोज करेंगे, मतलब फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे। सर फ्लक्स को कैसे घटा सकते हैं? बेटा फ्लक्स को ऐसे घटा सकते हैं कि इस वायर के अंदर करंट बहने लग जाए खुद, और वो जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे ऐसे, क्योंकि इस बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी है ऐसे, उसके कारण इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ गया। फैराडेज लॉ कहता है कि उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करो। फ्लक्स को घटाने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे? हम खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ऐसे। और आप जानते हैं कि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट कर सकता है? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट कर सकता है जब इसमें यू करंट जा रहा हो। तो अब इस लूप में से अपने आप करंट बहने लग जाएगा यू। इस करंट का नाम हम देंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे बेटा? इंड्यूस्ड करंट। और जैसे ही इसमें यू करंट बहने लग जाएगा, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियां ऐसे घुमाओ, अंगूठा मेरी तरफ, इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। और ऐसी बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और हम ऐसा कह पाएंगे कि ये जो लूप है ये इस मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है इधर, और ये मैग्नेट इस लूप पर फोर्स लगा रही है इधर, और हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को ऐसे रेपेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस हल्की फुल्की बात को समझ गए होंगे। हालांकि बात हल्की फुल्की नहीं है, इस पर पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन एक बार के लिए इतने से काम चलाओ। मैंने क्या कहा कि एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, इसके पास में मैं एक मैग्नेट लेके आया, तो इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। लूप क्या कोशिश करेगा? फ्लक्स बढ़ेगा तो उसे घटाने की कोशिश करेगा। घटाने के लिए उसने क्या किया कि करंट ऐसे बहाना स्टार्ट कर दिया, करंट यू बहना स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स इट बिहेव्स लाइक ए, और कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है इट कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट
हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन एज I इंटू एरिया वगैरह वगैरह, तुम्हें पता ही पहले से। तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसी मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर। ये नॉर्थ पोल सेम साइन के हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रेपेल। तो ये है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। आप भी सोच रहे होंगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, बेटा भी बताता हूं। जितने भी हमारे मैटर हैं उनको हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें से पैरामैग्नेटिज्म और आपका डायमैग्नेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले छोटी सी हेडिंग लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। किनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम उनको बोलेंगे जिनके अंदर ईच एटम हैज 0 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हर एटम के पास 0 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, किसी भी एटम के पास कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है, किसी भी एटम। और कारण आप जानते हो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए और नेट आपका उसमें 0 आ गया। तो जो भी आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे उनमें हर एटम के पास 0 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैं इनके एग्जांपल्स भी देता हूँ बेटा, कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं इनके। एग्जांपल्स है बेटा कॉपर, जिंक, बेटा तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड एंड मैनी मोर, ठीक है। इवन NaCl, इवन वाटर, आई थिंक, जितना मुझे याद है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। और हर एटम जो है, इकलौता एटम जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कोई अकेले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है। अकेले एटम का ही नहीं है तो ऑफकोर्स पूरे सिस्टम का भी कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिलहाल तो नहीं है। आई होप आप इस बात को बेटा समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, ये तो बात हुई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म। ये डायमैग्नेटिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है सुनिएगा। डायमैग्नेटिज्म इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ आवर फैराडेज लॉ। हमने अभी जो फैराडेज लॉ पढ़ा ना बेटा, उसी का एक तरह से एप्लीकेशन है। सुनिएगा, बहुत टफ नहीं है, आसान सा है। आपके पास ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लीजिए कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये गोल्ड है। अमीर लोग अब गोल्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, और हर एटम जो है उसका खुद का कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिलहाल नहीं है। मैंने क्या किया कि इस पूरे रीजन में एक मैग्नेट लेके आ गया ऐसे, एक बार मैग्नेट लेके आ गया ऐसे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। यू नो इट वेरी वेल कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, नॉर्थ पोल से निकलती हुई। अब जरा सोचो, अब सुनो इस बात को। ये जो आपका सारा का सारा जो एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं वगैरह वगैरह। उनका एक तरह से अब आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सोचो पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ ये कहता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है तो अब ये सारा का सारा सब्सटेंस जो होगा ये इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का क्या अर्थ हुआ? मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का अर्थ ये होगा कि ये खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। सर खुद कैसे क्रिएट करेगा? खुद ऐसे क्रिएट करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो इस तरह से होगा कि एक इफेक्टिव करंट आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे इफेक्टिव करंट आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट होंगे कि वो
इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से मूव करेंगे कि एक लोकलाइज्ड करंट आएगा। लोकलाइज्ड मतलब ऐसे छोटे छोटे स्पेस के अंदर। ये जो लोकलाइज्ड करंट आया है, ये जो लोकलाइज्ड करंट आया है, इसके पीछे का कारण तो आपको समझ में आ गया ना, फैराडेज लॉ। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। कैसे? कुछ अंदर ही अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह से होगा कि वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। करंट बहने, छोटे छोटे लोकलाइज्ड करंट बहने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। और अगर करंट ऐसे बहेंगे तो हल्की फुल्की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या नाम देंगे उसको हम? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और इस तरह से आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और ये जो करंट इस तरह से बहे हैं, ये जो करंट इस तरह से बहे हैं, जिस तरफ करंट गया उस तरफ हाथ घुमाया इस तरह से, तो आप कह सकते हो कि इधर की तरफ नॉर्थ पोल, इधर की तरफ साउथ पोल, छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो गए। पहले डायपोल मोमेंट्स नहीं थे, अब डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो गए। तो अब आप कह सकते हो कि इस तरफ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है ऐसे। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं है बेटा, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट ऐसे। पहले मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं था, अब मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया। और आप जानते हो कि अगर एक बार करंट ऐसे ऐसे बहना स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ऐसे। और अगर करंट ऐसे ऐसे बहना स्टार्ट हो गया, इट मींस दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे छोटे छोटे बार मैग्नेट्स बन जाएंगे, जिसमें से इधर वाला नॉर्थ पोल, इधर वाला साउथ पोल, छोटे छोटे बार मैग्नेट्स बन जाएंगे। बेटा कौन से? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे छोटे छोटे बार मैग्नेट्स बन जाएंगे। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बिल्कुल नज़दीक 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 एटम्स होंगे। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इस वाले सरफेस पर हल्के 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 नॉर्थ पोल बच जाएंगे और लास्ट वाले सरफेस पर छोटे 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 साउथ 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 बच जाएंगे। तो दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रेपेल करेंगे? तो आप कह सकते हो कि ऑफ कोर्स ये दूसरे एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं किसी मैग्नेट को गोल्ड के नज़दीक लेके आता हूँ, सिल्वर के नज़दीक लेके आता हूँ, कॉपर के नज़दीक लेके आता हूँ, जिंक के नज़दीक लेके आता हूँ, बिस्मथ के नज़दीक लेके आता हूँ, तो ऐसे केस में हमारी जो मैग्नेट होगी वो गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को, जिंक को, बिस्मथ को अट्रैक्ट नहीं करेगी, रिपेल करेगी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये बहुत ही छोटा सा फोर्स होता है। ये हम जानते हैं इस बात को कि ये रिपल्सिव फोर्स बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा फोर्स नहीं होता। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो डायमैग्नेटिज्म का फेनोमेनन है, इट इज़ अ वेरी वीक फेनोमेनन। भले ही वीक फेनोमेनन हो लेकिन है तो सही। और अगर ये है फेनोमेनन तो ये कहता है कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को गोल्ड के, कॉपर के, जिंक के, बिस्मथ के नजदीक लेके आएंगे तो दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रेपेल ईच अदर। एंड वी नो दैट कि दिस रिपल्शन फोर्स इज नॉट दैट मच लार्ज, बट देयर इज अ स्लाइट रिपल्शन, देयर इज अ स्लाइट रिपल्शन, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर डायमैग्नेटिज्म, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर डायमैग्नेटिज्म। आई होप बेटा इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इस रीजन में पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आई अंदर लोकलाइज्ड करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आई इस तरफ। फैराडेज लोग कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो हम क्या कोशिश करेंगे? घटाने की। इस कारण से पूरे के पूरे हमारा जो कॉपर है या फिर जो गोल्ड है उसमें करंट बहने स्टार्ट हो गए, ऐसे करंट बहने स्टार्ट हो गए ऐसे। तो एक अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई जिसका मैंने नाम निकाल दिया। क्या नाम निकाल दिया बेटा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इस तरह से करंट बहा है इसके कारण छोटे छोटे बार मैग्नेट्स टाइप बन गए। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, हमने यहाँ पर नॉर्थ मान लिया, यहाँ पर साउथ मान लिया। ये नॉर्थ को एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मानते हैं कि बहुत ही छोटा सा फेनोमेनन है, वीक फेनोमेनन है, बट इसके कारण हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट जो होगा वो गोल्ड को, कॉपर को, बिस्मथ को, जिंक को, इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इनको रेपेल करेगा। एंड दिस रिपल्शन फोर्स विल बी वेरी स्मॉल, बट दिस इज द फेनोमेनन ऑफ योर डायमैग्नेटिज्म। आई रियली होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी।
एक छोटी सी बात और, ये आपका मान लीजिए बड़ा गोल्ड लिया था क्या, चलो ठीक है, ये आपका गोल्ड है या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, जैसे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी हम समझ गए कि अंदर वाले रीजन के अंदर कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हुए और उन्होंने खुद ने अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया, बी इंड्यूस्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी इस तरफ, अंदर जो लोकलाइज्ड करंट आए हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड आई है इस तरफ। मैं जानता हूं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी और हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिज्म एक वीक कॉन्सेप्ट, तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो इस कारण से अंदर वाले पॉइंट में आप कह सकते हो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो होगी ऑफ कोर्स बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड। सर माइनस क्यों किया बेटा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी तो मैंने इसलिए माइनस कर दिया। और आप कह सकते हो कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटी है। तो जब भी किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड होगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हल्की सी उससे कम होगी। अब कितनी कम होगी वो तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, कितना ज़्यादा उसके अंदर डायमैग्नेटिज्म है, जितना ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म होगी ऑफ कोर्स उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी क्योंकि उसका बी इंड्यूस्ड उतना ही ज़्यादा होगा। बाहर साइन क्या लगा रखा है, माइनस। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ होंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is placed inside external magnetic field, comma, then magnetic field inside it will be less than एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि ये किसी बार मैग्नेट को रेपेल करते हैं, और ये शब्द भी आप बार बार सुनोगे कि ये किसको रेपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं। तो आप कह सकते हो कि डायमैग्नेटिक substances repel paramagnet and repel external magnetic field। ठीक है ना। एक छोटा सा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं कि किस तरह से हम डायमैग्नेटिज्म या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। सुनिए, नेक्स्ट इज इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लेविटेशन। लेविटेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उठा लेना, ठीक है, एक तरह से बड़ा एयर के अंदर सस्पेंड कर देना, ठीक है। सस्पेंड फ्रीली इन एयर, बड़ा एयर के अंदर फ्रीली सस्पेंड कर देना। क्या कॉन्सेप्ट है बड़ा सुनिएगा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड है, this one is आइडियल सोलेनॉइड। इस आइडियल सोलेनॉइड के ऊपर बड़ा इस तरह से आपके पास एक कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा है, लेट से कॉपर पड़ा है, ठीक है। और ये बड़ा मैंने एक स्विच
ये एक बैटरी, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने कभी है ना इस स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया करंट गया, जैसे ही इस तरह से करंट गया, अब मेरे बच्चे जानते हैं कि करंट जाने से क्या होगा। जैसे ही इस पूरे के पूरे लूप में करंट गया करंट गया करंट गया, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर मान लीजिए बेटा करंट यूं चलते 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 अगर ऐसे गया है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। जैसे ही इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, दिस सोलेनोइड विल बिहेव लाइक, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। अब कॉपर की सोचो, कॉपर क्या करेगा, मेरे बच्चे बोलेंगे हमें हल्का फुल्का आइडिया है कॉपर क्या करेगा। कॉपर जो है उसके अंदर जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह से हो जाएगा कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स है ऐसे, उसको घटाने की कोशिश करेंगे तो खुद मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेंगे। कैसे, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ क्रिएट करने के लिए करंट आएगा ऐसे, और जैसे छोटे छोटे लोकलाइज्ड करंट आएंगे ऐसे, तो आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आएंगे, छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएंगे ऐसे, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो ये जो आपका कॉपर है इसमें यहाँ नीचे साउथ बन जाएगा, ऊपर नॉर्थ बन जाएगा। हालांकि बात आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि अगर ये साउथ होगा और अगर ये डायमैग्नेटिक है तो यहाँ पर भी साउथ बन जाएगा। ये साउथ एक दूसरे को मेरे बच्चों क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। अगर ये वाला फोर्स किसी तरह से इस कॉपर के mg से बड़ा हो गया, अगर ये वाला फोर्स किसी तरह से mg से बड़ा हो गया तो हमारा जो कॉपर है बड़ा ये लिफ्ट अप हो जाएगा। This copper will lift up, and this concept of lifting up of copper or gold or silver or bismuth, जो भी मैंने एग्जांपल दिए, this lifting up of copper is known as your levitation। और जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया दैट इज ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमैग्नेटिज्म। आई रियली होप बेटा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम डायमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से उठा सकते हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं कि इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिज्म एक वीक फेनोमेनन है, तो ये वाला फोर्स बहुत बड़ा नहीं हुआ। ये वाला फोर्स बहुत बड़ा करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो आपका रिपल्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने सोलेनॉइड का, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ एक लूप रख लो। अगर सिर्फ एक लूप रखते तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी आती, मैग्नेटिक फील्ड अगर छोटी आती तो फोर्स छोटा आता, फोर्स छोटा आता तो बड़ा ये वाला फोर्स mg से अगर छोटा होता तो ये आपका जो कॉपर है ये लिफ्ट अप नहीं हो पाता। तो मैंने जानबूझ के सोलेनॉइड यूज़ किया। सोलेनॉइड यूज़ करने से क्या हुआ कि फोर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ गई, और फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई तो इस केस में हमारा कॉपर लिफ्ट अप हो सकता है। एंड दिस लिफ्टिंग अप ऑफ कॉपर ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज नोन एज योर लेविटेशन। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसा हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे थे, दो तरह के सब्सटेंसेस प्रीडोमिनेंटली होंगे। एक जिनके पास इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट ना हो, उनका हमने नाम निकाल दिया डायमैग्नेटिक। दूसरे सब्सटेंस वो जिनके पास इंडिविजुअली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले से हो, एटम के पास हो, नेट भले ही जीरो हो लेकिन पहले से कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट ईच एटम के पास हो, उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। तो सुनिएगा बेटा, ईच एटम हैज सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हर एटम के पास कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा ही होगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज आयरन ऑक्साइड, इवन बेटा ऑक्सीजन, टाइटेनियम एज वेल एज एल्यूमिनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। मान लीजिए कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम है और हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखी, किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं,
और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस बात का अर्थ यह है कि इसके अंदर जितने भी एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे उनके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन वो ऐसे रैंडमली हर डायरेक्शन में होगा। और ऐसे अगर रैंडमली हर डायरेक्शन में होगा तो उन सबको आप अगर सम करोगे, ऐड करोगे, तो बड़ा आपका नेट रिजल्टेंट तो अब भी 0 आएगा। और मैं इन सब के लिए कहूँ कि नेट एक अकेले एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इस पूरे के पूरे एल्यूमिनियम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालूंगा तो बेटा वो तो 0 आएगा, क्योंकि कोई लेफ्ट है तो कोई राइट है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। These kind of substances are known as your paramagnetic substances. अब एक बात और, नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। अब ये पैरामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इसी में मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, और जो एटम्स हैं उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। एक अकेले एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इट इज समथिंग लाइक दिस। यू नो इट वेरी वेल कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इस पर ऐसे एक टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क हमेशा चाहेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाए, और इसके लिए एक टॉर्क भी लगाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज, आई होप यू रिमेंबर दैट, this kind of torque is known as your restoring torque. And this external magnetic field wants that कि this atom's magnetic dipole moment, individual atom's magnetic dipole moment get aligned along this external magnetic field. ये चाहता है कि ये इस तरह से अलाइन हो जाए along external magnetic field. इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास ये external magnetic field है और किसी एटम के पास इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। कोई बात नहीं, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरह से है तो थीटा इक्वल्स टू 0 की तरफ, मतलब जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है उस केस में, जिस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसकी तरफ आपका टॉर्क लगेगा और इस डायपोल मोमेंट को इस तरह से अलाइन करने की कोशिश होगी। ये डायपोल एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो पाए जरूरी नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्शियल अलाइनमेंट तो होगा ही होगा। पार्शियली तो डायपोल जितने होंगे वो डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होंगे। तो ये बात तो तय है कि देयर विल बी सम पार्शियल अलाइनमेंट। हाँ, मैं ऐसा कर दूं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना उसे बड़े से बड़ा रख लो। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा ऑफ कोर्स इस टॉर्क की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। टॉर्क की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इस हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो अलाइनमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है। अच्छा, भले ही आपने इस तरह से अलाइन कर दिया हो, फिर भी किसी भी टेम्परेचर पर जो एटम्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ बड़ा थर्मल एनर्जी रहती है, कुछ ना कुछ एजिटेशंस रहते हैं। उसके कारण जो डायपोल मोमेंट है बेटा वो लगातार ऐसे लगातार वेरी तो करेगा। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आपका टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो आपके एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एटम्स के जो डायपोल मोमेंट होंगे वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, और अगर वाइब्रेट करेंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो उस केस में आपका जो अलाइनमेंट होगा वो उतना ही कम होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अलाइनमेंट बढ़ाने के लिए तुम दो काम करो। एक तो ये कि अलाइनमेंट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो डायपोल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ जाए, उसके लिए दो काम करो। एक तो ये कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा रखो, और दूसरा काम ये कि आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कम से कम रखो। क्योंकि तुम टेम्परेचर जितना कम रखोगे बेटा, तुम टेम्परेचर इस सब्सटेंस का जितना कम रखोगे, आपके इन एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होंगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होंगी मेरा वाइब्रेशंस कम होंगे, तो ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट जो होगा वो बड़े आराम से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो पाएगा। अगर आपने सफिशिएंटली हाई, अगर आपने तगड़ा
सफिशिएंटली हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और टेम्परेचर कम रखा, तो हो सकता है कि सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएं। उसको हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। चलिए बेटा इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बनाते हैं। आई होप बेटा थ्योरेटिकल बात तो आपको पैरामैग्नेटिज्म की समझ में आ गई होगी। तो सुनिएगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये आपके पास एक एल्यूमिनियम सब्सटेंस, कोई डायपोल ऐसे, कोई डायपोल ऐसे, बड़ा कोई डायपोल ऐसे, कोई यूं, कोई यूं, बड़ा कोई यूं। मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने सफिशिएंटली हाई लगाई है, सफिशिएंटली हाई लगाई है। तो इस कारण से बड़ा ये एरो का अर्थ ये है कि इसकी वैल्यू काफी बड़ी है। तो जितने भी इस एटम के डायपोल मोमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होना चाहेंगे। और कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा ऐसे है ही, फेयर एनफ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ external magnetic field, all the magnetic dipoles will align along external magnetic field and this situation is known as magnetically saturated. This condition is known as magnetically saturated. बड़ा थोड़ा theoretical चैप्टर है, आई कैंट हेल्प, है ना बेटा, तो मुझे बतानी पड़ेंगे ऐसे बातें, तो ठीक है। किसी पे छोटी सी बात पर अगर मान लो कोई छोटा सवाल पूछ ले तो हमसे बनना चाहिए यार। मेन का सवाल बेटा कोई छोटा सा आए हमसे छूट जाए तो दुख तो होगा ही, इसलिए मैं सारी बात बता रहा हूँ, ठीक। सारी जितनी भी बेटा एनसीईआरटी में कहीं भी लिखी हो सकती है हर चीज़, ठीक है। तो तुमसे कोई सवाल मिस ना हो, है ना, इसलिए ठीक। अब मुद्दे पे आते हैं। देखो सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गए। डायपोल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गए तो इट मींस दैट कि दिस इज समथिंग लाइक, बेटा डायपोल यू है तो इट इज समथिंग लाइक नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, नॉर्थ पोल यहां पर। मैग्नेट डायपोलमेंट अगर ऐसे है तो नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे, नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे, नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे। ये जितने नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, ये सारे के सारे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इस बार किधर की तरफ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो डायपोल मोमेंट्स की तरफ होती है, डायपोल मोमेंट ऐसे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा ऐसे। और इन सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दे रहा हूं बी इंड्यूस्ड। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? बी इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ये, और ये आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक। आई होप बेटा ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ये आपके आगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस बात को एक तरीके से और बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। इस बार मैग्नेट के पास में मैंने एक एल्यूमिनियम रख दिया यू। जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम रख दिया ऐसे, एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके पास पहले ही एटम्स के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा। और जैसे ही इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे,
तो सारे के सारे जो एल्यूमिनियम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अलाइन हो जाएंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए, इनके लिए आप कह सकते हो कि ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नज़दीक है। इस वाले सरफेस पर साउथ 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 बच जाएगा और इस वाले सरफेस पर नॉर्थ 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 बच जाएगा। इट मीन्स दैट ये एल्यूमिनियम जो है ये भी अपने आप में एक हल्की फुल्की बार मैग्नेट जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है, और ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे या रेपेल करेंगे। आप बोलोगे सर अपोजिट साइन है, तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्स आएगा ये अट्रैक्टिव होगा। अगेन ये वाला जो फोर्स है ये हमारे उस डायमैग्नेटिज्म वाले रिपल्सिव फोर्स से तो बड़ा है, बट स्टिल ये फोर्स बहुत बड़ा नहीं है। अगर ये फोर्स बहुत बड़ा होता तो उन सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देंगे आगे जाके। दिस फोर्स इज लार्जर देन द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट स्टिल लेसर देन द फोर्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे। अंदर की अगर बात करूं तो अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो थी, और आपके ये जो डायपोल्स इंड्यूस हुए उन्होंने भी इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दिस इज मोर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मोर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सर डायमैग्नेटिक में तो कम था, हाँ बेटा डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी वो कम आई थी, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल कर रहे थे। आपको जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल नहीं कर रहे। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये भी कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस attract bar magnet, paramagnetic substances attract मैग्नेटिक फील्ड। आई होप बेटा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और दोनों के पीछे बेसिक कारण क्या था कि एटम अकेले, इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट है या नहीं है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अकेले एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं था, यहां पर है, और इसके कारण इतना अच्छा खासा डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया, इतना अच्छा खासा डिफरेंस आपका आ गया। आई होप इट्स ओके। इस बात को मैं थोड़ा सा एक तरीके से और पूछता हूं, सुनना बेटा। आपके पास ये कॉपर है, कॉपर आप लोग जानते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये आपके पास लेट्स से टाइटेनियम है। ये टाइटेनियम, ये कॉपर और ये आपका टाइटेनियम। मैंने क्या किया कि इसके पास में एक बार मैग्नेट लेके आया यू, जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। देखना बेटा, मैंने बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखाई है, अंदर कम दिखाई है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से कम है, इसलिए मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम दिखाई है। इसी तरीके से अगर इस टाइटेनियम के पास में अगर कोई मैं बार मैग्नेट लेके आऊं, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये तो होंगी, इसके भी बड़ा नॉर्थ पोल साउथ पोल के कारण खुद की भी कुछ ना कुछ होंगे।
आपने नोटिस किया कि यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है बेटा, यहां पर कम है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो ये बड़ा अंतर है आपके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में आपके मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है, और टाइटेनियम में या फिर बेटा किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थोड़ी सी ज्यादा होंगी। समझ के इस बात को? नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, देखिएगा कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक बार पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आराम से देखेंगे, पहले बेटा इस बार डेफिनेशन को समझो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइड बाई उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बाकी हम धीरे धीरे इसकी डिटेल देखेंगे, चिंता मत करो। पहले एक बार डेफिनेशन पे गौर करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहली बात, नाम से आइडिया लग गया होगा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, डेफिनेशन से आइडिया लग गया होगा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा वेक्टर अपॉन स्केलर इज ऑफ कोर्स ए वेक्टर। वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन होगी, इट इज अलोंग डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है। फेयर एनफ। मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या है, आपको सर वेरी सिंपल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम लोगों ने शायद यूनिट याद कर रखी है। आई थिंक दैट इज एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज ऑफ कोर्स मीटर क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी एम्पियर पर मीटर। मैं आपसे पूछूं कि इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायमेंशन क्या होगी, तो आप कहोगे सर एम्पियर तो करंट हो गया, मीटर एल हो गया, तो ऊपर गया तो आई एल माइनस। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी तक सिर्फ डेफिनेशन देखिए, बाकी कुछ केसेस देखते हैं कि उन अलग अलग केसेस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होती है। तो सुनिएगा, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? सुनिए बेटा, मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बार मैग्नेट है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है बेटा ये आपका एल है। इस बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा आपका ए है। नॉर्थ पोल मतलब बेटा इसका प्लस है, साउथ पोल मतलब बेटा इसका माइनस है। दीज आर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज वी नो दैट कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑफ कोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। This is the direction of magnetic dipole moment. So this is also the direction of intensity of magnetization. जो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वही डायरेक्शन आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। और इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, आई थिंक दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं करूँ वी लिख देता हूँ। डाइपोल मोमेंट कैन ऑलवेज बी रिटन एज m इंटू एल, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो गया, आई
think that is m by a. दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट. ये तो इसका मैग्नीट्यूड है. और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ. और रही बात अगर फॉर्मूले की, तो आप कह सकते हो दैट इज m by a. आगे चलते बच्चों. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की निकाली है, बाकियों की भी निकालते हैं, डायमैग्नेटिक की भी निकालते हैं और पैरामैग्नेटिक की भी निकालते हैं. चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. बेटा इसका कोई फॉर्मूला नया नहीं बनेगा, सिर्फ मैं डायग्राम ही बना रहा हूं, मेरे पास कोई अलग से बात है नहीं. मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है. ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेट से कोई कॉपर है. ठीक है बच्चों, हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लगाने के प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. क्या शब्द यूज करते हैं? मैग्नेटाइजेशन. जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, याद कीजिए फैराडेज लॉ क्या कहता था? फैराडेज लॉ कहता था कि कॉपर जो है वो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. उसके हर एटम के पास कोई इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ लोकलाइज्ड करंट्स आ जाएंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे. और इस कारण से छोटे छोटे डायपोल्स आएंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर डायपोल्स आएंगे तो ऐसे छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. और इस रीजन के अंदर इस तरह से कोई ना कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी. इस तरह से कोई ना कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी. फेयर इनफ. अब आपने देखा कि छोटे 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 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आए हैं. ये जो छोटे 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 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आए हैं, इन सबको मैं ऐड करूंगा. इन छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर मैं ऐड करूंगा तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा. मैं जानता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन ऑफ कोर्स इस कॉपर का वॉल्यूम. बस मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि ये जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये ऐसे है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे है. तो मैं एक बात कह सकता हूं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये दोनों इस केस में पैरेलल नहीं है बल्कि एंटी पैरेलल है. और इस केस में मैं कह सकता हूं कि जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसी तरफ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा. तो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं बच्चों, उसके अपोजिट होगी. किस केस में? ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. हालांकि मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो लगा नहीं पाया, कोई वैल्यू वगैरह बेटा मेरे पास कोई थी नहीं कि जिससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकूं इसका. बट फिर भी कम से कम इतना कह सकता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर आपको जो डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं, उसके अपोजिट है. तो इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यू कैन से दैट कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड magnetic dipole moment and intensity of magnetization, all of them will be opposite to external magnetic field. ये सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं होंगे, ये सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होंगे. आई होप इट्स ओके. आगे चलिए. नेक्स्ट इज, छोटी सी बात है बेटा, सुनिएगा. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बताऊं तब भी तुम सोच लोगे, बट ठीक है बेटा बता देते हैं. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सुनिए बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने लिया. लेट्स से बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या एग्जाम्पल थे? ऑक्सीजन था बेटा, FeO था, एल्यूमिनियम था,
टाइटेनियम था, चलिए मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। एल्यूमिनियम के हर एटम के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है ही है, हालांकि वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, लेकिन मैंने क्या किया कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जैसे ही मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, जो भी आपके डायपोल्स थे, जो भी आपके हर एटम के इंडिविजुअल डायपोल्स थे, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होना स्टार्ट हो गए, और इस कारण से कुछ ना कुछ डायपोल्स ऐसे आ गए। मुझे अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का अगर नेट मैग्नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो मैं कहूंगा कि बेटा इंडिविजुअली हर मैग्नेट डायपोल मोमेंट निकाल लो और ऐड कर लो, कर लेंगे, और नेट मैग्नेट डायपोल मोमेंट आएगा ऐसे, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट U। बेटा दिस इज नॉर्थ, दिस इज सॉरी, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो ऑफ कोर्स आखिर में यहां पर नॉर्थ बच जाएगा, यहां पर आपका साउथ बच जाएगा। इस केस में आपने नोटिस किया कि मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मेरे पास कोई फॉर्मूला तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का था नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर ऐसे है तो ऑफ कोर्स आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ऐसे ही है। और अब आप कह सकते हो कि सर इस केस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, उसी तरफ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो मैं क्या ऐसा कह दूं कि चाहे आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो, चाहे आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, ऑल ऑफ देम विल बी अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट अपोजिट हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कहानी थी उसका जस्ट ये अपोजिट है, ठीक है बेटा। मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलूंगा बेटा, ये हमारे काम की है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि जो भी आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, जो भी आपकी ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो भी आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स आई। म्यू नॉट बेटा मैं कई बार बता चुका हूं ये क्या होता है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी वैल्यू वगैरह बड़ा सब आपको लिखा रखी है, फिर से लिखा देता हूं, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ SI यूनिट्स। एक बात तो बेटा आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी थी और आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ऐसे थी, तो दोनों पैरेलल थे। इस केस में आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ऐसे है और आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के पैरेलल है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स आई, वेक्टर वेक्टर, because we already know कि intensity of magnetization and induced magnetic field both of them are going to be always in the same direction, हमेशा बेटा सेम डायरेक्शन में रहेंगे। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं इस फॉर्मूले का एक हल्का सा यूज और करना चाहता हूं, और अभी अभी बातें बताई है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे रिलेट करना हल्का सा आसान रहेगा। हालांकि इस बात के फॉर्मूले अभी आगे आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतना सारा बता दिया तो थोड़ा सा बात और सुन सकते हो। सुनिएगा, अगर आपके पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, और उसने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, दिस इज बी एक्सटर्नल, ठीक है, ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट्स से कॉपर। इस कॉपर ने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रखी है यू,
किस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। एंड आई नो दैट कि इसकी जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी म्यू नॉट इनटू आई। अब अंदर वाले पॉइंट पर अगर देखो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। इस केस में मैं आपसे पूछूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दिस माइनस दिस, दैट इज बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड, दैट इज ऑफ कोर्स बी एक्सटर्नल माइनस म्यू नॉट आई। सर इसका मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल से कम होगी क्या? बिल्कुल, डायमैग्नेटिक में तो कहानी यही थी। यही बात अगर मैं पैरामैग्नेटिक के लिए कहूं तो मैं कहूंगा कि बेटा पैरामैग्नेटिक के अंदर ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा एग्जांपल क्या लूं, एल्यूमिनियम ले लूं। मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे। अब बेटा पूरी कहानी रिपीट करने की जरूरत थोड़ी मेरे को। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सारे सारे डायपोल्स इस तरफ से अलाइन हो गए, इधर साउथ इधर नॉर्थ, बेटा कुल मिलाकर सारा सारा डायपोल आ गया ऐसे। आपका मैग्नेटिक एक अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा आ गई बेटा, कौन सी? बी इंड्यूस्ड। आपके अंदर वाले आपने जो एक्सटर्नल लगा रखी है वो भी है और बी इंड्यूस्ड भी है। कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई है अब वो आ गई है, आप बोलोगे सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल एजेंट से लगा रखी है वो भी इधर की तरफ है और आपकी बी इंड्यूस्ड भी इधर की तरफ है। तो आप कह सकते हो कि अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है बी एक्सटर्नल प्लस, बड़ा ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इनटू आई। सर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो है सर ये तो आपकी बी एक्सटर्नल से बड़ी आ रही है। हाँ बेटा बड़ी आ रही है, आने भी चाहिए बड़ी, आने भी चाहिए बड़ी बेटा, ये बड़ी आएगी, आने भी चाहिए। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे। आगे भी बेटा ये फॉर्मूला आएगा तो बेटा वेक्टर फॉर्म में भी आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इतना बताए रखा है तो इतनी सी बात तो हम बता ही सकते हैं। आगे चलिए बेटा नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ये काफ़ी हद तक हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके जैसा सही है ना, और हमें शुरुआत में हल्का फुल्का इसको बहुत ही कॉशियसली डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनिएगा, हमने अभी तक देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप कितनी लगा दो, हर मीडियम अपने हिसाब से उस मैग्नेटिक फील्ड को हल्का फुल्का चेंज कर लेता है। अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रखेगा। अगर आपने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर क्रिएट कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है हमारी, जो बी वेक्टर था जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर बोलते थे, इट इज ऑफ कोर्स मीडियम डिपेंडेंट, इट इज ऑफ कोर्स मीडियम डिपेंडेंट। और हमने देखा कि अलग अलग मीडियम के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। हमने देखा कि अगर डायमैग्नेटिक मीडियम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी कम आती है। अगर आपका पैरामैग्नेटिक मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो हमारे जो मैग्नेटिक इंडक्शन भी हमने आज तक डिफाइन किया है, इट हैज ऑलवेज बीन मीडियम डिपेंडेंट, इट हैज ऑलवेज बीन मीडियम डिपेंडेंट। हम बायोट सेवर्ट्स लॉ वगैरह या फिर हमने जो पहले करंट कैरिंग वायर वगैरह मैग्नेटिक फील्ड लिखी है उसमें भी हर बार हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अलग अलग मीडियम के लिए फॉर्मूला अलग अलग हो। जहाँ पर म्यू नॉट था वहाँ पर हमें म्यू लिखना पड़ेगा और म्यू को हम शायद म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि मीडियम पर डिपेंड करेगी, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ पर एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच डिफाइन कर रहे हैं जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। हम जानबूझ के, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म है और हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, कि ये मीडियम पर डिपेंड ना करें। इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि ये मीडियम पर डिपेंड बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। ठीक है,
ये मीडियम पर डिपेंड ना करें। कैसे, सुनिएगा, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, आराम से सुनिएगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोल दूं। इन एयर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जैसा बोलना चाहो वैसे, और एनी अदर मीडियम हुआ तो हमारा जो H वेक्टर, बेटा B नॉट लिख दूं यहां पे, B नॉट इज मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम और एयर। कोई और मीडियम हुआ तो आपके H वेक्टर को या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हो इस मीडियम के अंदर B डिवाइड बाय इस मीडियम की परमिएबिलिटी। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, यहां से आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इन एयर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू H वेक्टर, और किसी और मीडियम में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो आप कह सकते हो कि B इज इक्वल्स टू म्यू इनटू H वेक्टर। दोनों ही केस में आपका जो H रहेगा वो सेम रहेगा, म्यू चेंज होगा और उसी हिसाब से आपका B चेंज होगा। सुनिएगा कैसे, मैं तो एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आपके पास एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर है, करंट है I, छोटी सी इसकी लेंथ है dl, और इसके कारण मुझे यहां कहीं r डिस्टेंस दूर पर ये वाला एंगल थीटा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। ठीक है बेटा, एयर में पड़ा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने उसको B नॉट लिख दिया, B नॉट लिख दिया। आप जानते बेटा छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता है, क्या कहता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। फेयर इनफ। अगली बार एग्जैक्टली सेम कहानी, हमारे पास सेम वायर, करंट I, लेंथ dl, सेम डिस्टेंस r दूर, सेम एंगल थीटा, यहां पर कोई और मीडियम है, यहां पर कोई और मीडियम है, यहां पर कोई और मीडियम है, और ये जो मीडियम है इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है म्यू आर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताऊं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हाँ बोलो सर ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मीडियम चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट नहीं, इस मीडियम का म्यू, इस मीडियम का म्यू अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। As you can see that कि this magnetic field and this magnetic field are not same, they are different। बल्कि आप कहोगे कि सर permeability of this medium can always be written as permeability of vacuum times mu r। बड़ा याद करो, mu r मैंने आपको सिखा रखा है, that is the relative permeability of this medium is of course permeability of this medium upon permeability of vacuum upon 4 pi I dl sin theta upon r square। This is the magnetic field. Is the magnetic field in this case and magnetic field in this case are same? Of course not, they are not same। बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेम थोड़ी है, अलग अलग है। और आपने देख लिया होगा कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां वाले मैग्नेटिक फील्ड से म्यू आर टाइम्स। अच्छी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आया करती थी B वेक्टर, वो तो अलग अलग है, और यहां के मुकाबले यहां पर म्यू आर टाइम्स है, कोई बात नहीं।
अगर मैं कहूं कि मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी H चाहिए तो आप बोलोगे सर इस मीडियम में H होगा, बेटा बोलना क्या होगा, दैट इज B नॉट अपॉन म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई दैट इज IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। मैं कहूं मुझे बेटा यहां पर चाहिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, तो आप बोलोगे सर यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू होगी यहां पर B डिवाइड बाई इस मीडियम का म्यू, या फिर ऐसे बोल दो यहां पर B डिवाइड बाई यहां के म्यू को लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ध्यान से देखना कितना आ गया, मेरे ख्याल से वही आ गया है IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहां पर जो हमने H निकाला और यहां पर जो H निकाला वो सेम आया, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H यहां, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H यहां, दोनों एग्जैक्टली सेम आई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सेम नहीं आई है। तो H हमने जानबूझ के डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो मीडियम पर डिपेंड ना करे, क्योंकि हमने इस तरह से डिफाइन किया कि H इज B बाई म्यू, जितने टाइम्स B बढ़ेगा उतने टाइम्स तो म्यू बढ़ेगा, या फिर उल्टा बोलूं जितने टाइम्स म्यू चेंज होगा उतने टाइम्स आपका B चेंज होगा, उनका रेशो तो बड़ा वापस से वही आ जाएगा। तुमने जानबूझ के H को डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो हर मीडियम के अंदर एग्जैक्टली सेम है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं। सुनिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है ऐसे, ठीक है ना, अंदर एयर है, ऐसे बड़ा खूब सारे वायर्स हैं, इस तरह से लूप्स है, सॉरी, करंट जा रहा है I, ये करंट आ रहा है I, N is beta of course number of turns per unit length, ठीक है। बीच में एयर है, केस 1 है, उसमें बीच में एयर है। बताओ यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड होगी एयर वाले केस में B नॉट इज म्यू नॉट NI। अच्छी बात है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितना होगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H होगा B नॉट अपॉन एयर है तो म्यू नॉट, बड़ा वैल्यू आ गई है NI। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, सेम सोलेनॉइड सेम करंट, सारी बातें सेम नंबर ऑफ टर्न, सारी बातें बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बस बीच में मैंने एक आयरन रॉड डाल दी, आयरन रॉड या बेटा मान लो कि एल्यूमिनियम के रॉड डाल दी बेटा ऐसे, अंदर मीडियम अब चेंज हो गया, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया तो अब मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे बोले सर एल्यूमिनियम तो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो सर ऑफ कोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी होनी चाहिए ना उससे ज्यादा आएगी, फॉर्मूले बात बन जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर एल्यूमिनियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है तो अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है B, तो आप बोलो सर B इज म्यू इंटू NI। म्यू क्या है, इस मीडियम की परमिएबिलिटी, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर NI। और हम देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन आया है, इसकी वैल्यू जो है ये म्यू आर टाइम्स एयर में थी ना, उससे म्यू आर टाइम्स है, जितनी एयर में थी उससे म्यू आर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये H कितना होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर दिस इज ऑफ कोर्स B अपॉन इस मीडियम का म्यू, या फिर ऐसे बोल तो दैट इज B डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इसकी वैल्यू बड़ा कितनी आ गई है NI। चेक कर लो कि आपका B वेक्टर चेंज हुआ है, आपका H वेक्टर चेंज नहीं हुआ है। हमने डिफाइन ही जानबूझ के इस तरह से किया है कि आपका B वेक्टर जो है वो तो मीडियम डिपेंडेंट हो, लेकिन आपका H वेक्टर मीडियम डिपेंडेंट ना हो। तो
तो इस तरह से अगर आपने आयरन रॉड इंसर्ट कर दी है तो ध्यान रखना इस बात का कि आयरन रॉड वगैरह इंसर्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आयरन रॉड जैसे या फिर मैंने इस केस में एल्यूमिनियम इंसर्ट कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आई होप दैट्स ओके। ठीक है ना, ये वाली बात भी आपको समझ में तो आई गई होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में से तो बेटा ठीक है, कोई सवाल मत करना, लेकिन आप है ना ईएमएफ की पूरी शीट निपटा सकते हो। प्लस आप में से कुछ बच्चों के पास अगर समय हो तो मैंने आपको बेटा बता रखा है कि आप HCV के अंदर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 34 एंड चैप्टर नंबर 35 कर सकते हो बेटा। चैप्टर नंबर 34 एंड 35 दो चैप्टर निपटा सकते हो, है ना। पहले इनके सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, फिर उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव कर लो, और टाइम मिले तो एक्सरसाइज कर लो, है ना। फॉर्मूला बेस्ड ये सब कुछ, इसमें कोई है ना आखिरी के 10% सवाल भले ही परेशान कर दें, उससे पहले वाले सवाल बड़ा परेशान करने लायक तो नहीं है। तो आप चाहो थोड़ा HCV निपटा सकते हो। बाकी बेटा शीट तो आपने निपटा रखी होगी, मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की जो शीट थी उसे तो आप निपटा दीजिए। बाकी बेटा इसके तो बस कौन से सवाल छोड़ने जो अभी चल रहे हैं ना, बस ये वाले सवाल छोड़ने वो बिल्कुल आखिरी सेक्शन में, उसके अलावा बाकी सारे सवाल निपटा सकते हो। ठीक, बाकी बेटा कल और पढ़ते हैं, कल हो जाएगा।